Hello everyone, very good morning, very good afternoon and very good evening whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड मॉडल और उसकी लिमिटेशंस देखी थी। आज जो हम देखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल को रिमूव करके जो नए साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया था और काफ़ी एप्लीकेबल मॉडल था, वो कौन सा था? तो वो था बॉहर्स मॉडल। तो आज हम लोगों को जो बेसिकली डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बॉहर्स मॉडल। अब ये बॉहर्स मॉडल क्या था? ये एडवांस्ड मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल से, यानी रदरफोर्ड की जो भी लिमिटेशंस थी उनको रिमूव करके ये मॉडल आया था और ये बॉहर्स ने दिया था, नील बॉहर्स ने। इसीलिए इस मॉडल को बोला जाता है बॉहर्स मॉडल। तो जनरली इस मॉडल्स में क्या कहा गया था और क्या जो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी उनको कैसे रिमूव किया था, तो डिस्कस करते हैं। तो इसके बेसिकली जो पॉस्टुलेट्स थे, वो फर्स्ट पॉस्टुलेट था एन एटम consists of positively charged nucleus which is responsible for almost the entire mass of atom। तो ये जो पॉस्टुलेट था, ये पॉस्टुलेट तो रदरफोर्ड ने भी दे दिया था, कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन ये पॉस्टुलेट को बॉहर्स ने भी माना कि क्या कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड मॉडल में हो गई थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम का एंटायर मास होता है, यानी एटम के अंदर जो भी मास होता है वो उसके किसकी वजह से होता है? उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। यानी एंटायर मास जो एटम का रिस्पॉन्सिबल होता है वो किसके वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में हैवी चार्ज है और उसी का मास है, दैट इज़ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट पॉस्टुलेट तो ये था। सेकंड पॉस्टुलेट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉस्टुलेट में बेसिकली बॉहर्स ने कहा था कि जो एटम होता है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है। ठीक है, हालांकि ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम जो है वो रिवॉल्व होता है, वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है और फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है। इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बोला था, लेकिन बॉहर्स ने इसी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और कहा कि जो एटम है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, यानी फिक्स्ड प्लेस पर रिवॉल्व होता है और फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व होता है। और ऑर्बिट उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π को सेटिस्फाइड करता है। यानी ये सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था वो डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in certain permitted circular orbits और शेल। मीन्स उन्होंने कहा कि एटम एक निश्चित जगह पर रिवॉल्व होता है और वो जहाँ रिवॉल्व होता है उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स या फिर शेल। आगे नेक्स्ट पॉस्टुलेट में कहा कि जिस ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा होता है वहाँ पर एनर्जी फिक्स होती है, वहाँ पर वो फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व होते हैं, ना तो एनर्जी को लूज़ करते हैं और ना ही एनर्जी को गेन करते हैं, और साथ ही साथ वो उस जगह पर रिवॉल्व करते हैं जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम MVR जो होता है वो किसको सेटिस्फाई करे? वो NH/2π को सेटिस्फाई करे। तो थर्ड पॉस्टुलेट हमारा क्या था जो बॉहर्स ने क्लियर करके कहा था? उन्होंने कहा था द permitted orbit those for which the angular momentum of an electron is integral multiple of NH/2π। यानी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उस जगह पर घूमता है या इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को, यानी एटम के अंदर, सपोज करें ये एटम है, ये प्लेस है, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ वहाँ रिवॉल्व होता है जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था क्या होता है। तो जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम L किसको फॉलो करता है? NH/2π को। और यहाँ N क्या है? यहाँ N होता है नंबर ऑफ शेल,
नंबर ऑफ शेल कहें या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलें, ठीक है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। h एक प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। अभी हम इसके बाद, इस थ्योरी के बाद प्लैंक की थ्योरी आई थी, ठीक है, वेव थ्योरी आई थी। प्लैंक ने वेव का अभी कंसेप्ट दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कंसेप्ट दिया था। तो प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी अभी वहीं बताएंगे। चलिए यहाँ बता देता हूँ। वैसे प्लैंक की वैल्यू जो होती है प्लैंक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होती है, ठीक है, 34। उसके बाद 2 और पाई की तो एक वैल्यू है। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्या होता है, mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो फाइनल क्या हो जाएगा, mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो जहाँ पर इस कंडीशन का सेटिस्फेक्शन मिलता है वहीं पर उसी प्लेस को बोला जाता है ऑर्बिट्स। यानी n इज इक्वल टू 1 रखूँ और फिर ये सारा डाटा रखूँ, तो जो जहाँ पर वो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसकी ऑर्बिट। फिर n इज इक्वल टू 2 रखूँ, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर वो प्लेस उसकी ऑर्बिट बनेगा। हर जगह ऑर्बिट नहीं होती है, एक फिक्स प्लेस, फिक्स एनर्जी जहाँ एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन को फॉलो करे वो ऑर्बिट होता है। ये उसने थर्ड पॉस्टुलेट के अंदर डिस्कस किया था। तो अब बारी आती है कि हमारे पास फोर्थ पॉस्टुलेट क्या होता है। तो फोर्थ पॉस्टुलेट के लिए अगर मैं कहूँ कि वो क्या इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उन्होंने कहा द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन always revolve around the nucleus, always revolve around the nucleus as fixed energy, fixed energy means electron cannot lose or gain energy. Electron cannot lose or gain energy during the revolving around the nucleus. This state of electron is called as stationary state or non radiating state। यानी ये पॉस्टुलेट क्या था, उन्होंने कहा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो फिक्स्ड एनर्जी के साथ हो रहा है। यानी ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ये एक फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है। ये जो पॉस्टुलेट था ये सेटिस्फाइड कर रहा था, ये रिमूव कर रहा था रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को। रदरफोर्ड की लिमिटेशंस में जब मैक्सवेल ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होता है तो या तो वो एनर्जी को गेन करना चाहिए, अगर वो गेन करेगा तो वो अपनी शेल छोड़कर बाहर जाएगा और ज़्यादा वो गेन करता रहेगा तो वो न्यूक्लियस से परमानेंट यानी एटम से परमानेंट बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। और अगर वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के पास इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं था, यानी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और मैक्सवेल थ्योरी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन जब बोहर्स आए, बोहर्स ने प्रैक्टिकली डाटा मेज़र करा और प्रैक्टिकली मेज़रमेंट देखा तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा होता है वो ना तो एनर्जी को लूज़ करता है, यानी वो तो ना तो रिवॉल्व होते हुए एनर्जी को लूज़ करता है और ना ही रिवॉल्व होते हुए एनर्जी को गेन करता है। वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ रिवॉल्व होता रहता है। जब वो डेफिनेट एनर्जी के साथ अपनी शेल में रिवॉल्व हो रहा होता है या अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा होता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है उसकी स्टेशनरी स्टेट या फिर उसकी नॉन रेडिएटिंग स्टेट। नॉन रेडिएटिंग मीन्स ना तो वो रेडिएट हो रहा है, मतलब एक्साइट नहीं हो रहा है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, हम उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, हम उसे स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं और हम उसे नॉन रेडिएटिंग स्टेट बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा होता है, ना एनर्जी को लूज़ करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। तो बोहर्स ने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को लूज़ करता है ना गेन करता है। मैक्सवेल थ्योरी का आंसर बोहर्स ने अच्छे से दे दिया था। तो ये सारे पॉस्टुलेट थे, एक दो पॉस्टुलेट्स और हैं और फिर मैं आपको लोगों से डिस्कस करता हूँ कि किन फार्मूलाज की हेल्प से हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाल सकते हैं,
हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि कितनी टोटल एनर्जी होती है। तो ये सारे पॉस्टुलेट आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो पॉस्टुलेट और हैं और उसके बाद हम फॉर्मूलाज को देखेंगे। देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए, अगर आपने इसको देख लिया तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ, इन सारे पॉस्टुलेट्स को मैं रब कर देता हूँ, और नेक्स्ट नए पॉस्टुलेट्स को हम लोग एक दो पॉस्टुलेट्स डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। चलिए, तो हम लोगों ने ये सारे पॉस्टुलेट तो डिस्कस कर लिए, और बोहर्स थ्योरी ने एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट कि ये क्लियर कर दिया कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को लूज़ करता है और ना ही एनर्जी को गेन करता है। अब बारी आती है, जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लूज़ करता है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, हम कहते हैं व्हेन एनर्जी is given, when energy is given to the electron, it jumps to any higher energy level, it jump to any higher energy level, jump to higher energy level, which is called as their excited state, तो अब ये लाइन क्या है, उसने कहा कि देखिए बात को समझिए। अब बोहर्स ने क्लियर कहा था कि अगर कोई न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं किसी भी शेल में, सपोज करते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन में, तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है, ना तो एनर्जी को गेन कर रहा है और ना ही एनर्जी को लूज़ कर रहा है। लेकिन एनी हाउ अगर इसको एनर्जी दे दी जाए, यानी इसके ऊपर एक रेगुलरली कोई रेडिएशन पड़ता रहे जो फिक्स्ड एनर्जी के साथ इस पर पड़ता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब इसके पास इस स्टेट में, सपोज करते हैं, वैसे मैं अभी प्रूव भी कराऊंगा, फॉर्मूला जब बताऊंगा, तो यहाँ जो एनर्जी होती है वो होती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में इतनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व होता है। तो वो पहले जब कॉन्स्टेंटली इतनी एनर्जी के साथ तो रिवॉल्व हो रहा था, लेकिन जब एनी हाउ इसको रेडिएशन मिलने लगा, इसको एनर्जी मिलने लगी, तो एनर्जी मिलने पर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। और जब ये अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर ये एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने का मतलब है कि अगर ये इतनी एनर्जी गेन कर ले, कहाँ, यहाँ तक, यहाँ पर घूमने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इस शेल में रिवॉल्व होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जब ये इतनी एनर्जी गेन कर लेगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रेडिएट हो जाएगा और इस शेल में रिवॉल्व होने लगेगा। और अगर सपोज करो अभी भी इसको रेगुलर एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है ये और एनर्जी मिले, इतनी एनर्जी मिल जाए कि इस शेल में वो रिवॉल्व होने लगे। तो कहने का मतलब है कि अगर स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको एनी हाउ एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा, वो एनर्जी को गेन करेगा और उसके बाद वो एनर्जी को वो अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जंप करेगा। और जब वो अपनी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर जंप करेगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा। जब एनर्जी मिलेगी तभी तो वो आगे जाएगा, तो वो एनर्जी को गेन करके अपनी हायर स्टेट में जाएगा और वो उसकी क्या कहलाएगी, एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ गया है तो ये वाली कौन सी स्टेट होगी, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरीके से अगर सपोज करते हैं ये यहाँ गया तो ये क्या होगी, इसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। वो क्या है, तो ये जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इसको कितनी एनर्जी मिल रही है। अब बारी आती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो क्या होता है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, तो वो अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी हायर
एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाता है, वो उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना होता है। ये फिनोमिना हमारी लाइफ पर भी एप्लीकेबल होता है। यानी अगर हम अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएं तो हम ज़्यादा देर अपनी एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते हैं, हमें वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आना होता है। अब हमारी एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है? जैसे बहुत खुशी, कई बार हमें बहुत खुशी होती है तो हम डांस करते हैं शादी में, ये वो। क्या हम फिर डांस करते तो पूरी शादी में डांस ही करते रहते हैं? नहीं ना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, वो पूरी रात, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। तो यानी आप एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड स्टेट आपकी कौन सी थी? जब आप बहुत डांस कर रहे थे, लेकिन आपका डांस जब खत्म हो गया, यानी आप अगले दिन सब नॉर्मल, तो आप वापस किस में आ गए? अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी को गेन करता है, और जब वो वापस आएगा, जब वो वापस अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को लूज़ करेगा। तो वो एनर्जी को लूज़ करता है, यानी जब वो यहाँ से जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा, और जब वो एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ कहूँ एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा? लूज़ करेगा। तो एक्चुअल में अभी हम आगे स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एक स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अभी आगे हम इस बात में डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल के बाद। और जब वो अपनी एनर्जी सब, जब वो, यानी हुआ क्या कि जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रा है क्या, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या? तो इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा ही मुझे आपको पढ़ाना है। बोहर मॉडल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का फिनोमिना क्या है और इमिशन स्पेक्ट्रा का फिनोमिना क्या है। अभी आप केवल ये समझिए कि जब एनर्जी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म करेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और जब एनर्जी लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो फॉर्म करेगा इमिशन स्पेक्ट्रा। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी स्टेट में जाता है तो वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। अगर वो अपने से नेक्स्ट वाली शेल में गया है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद गया है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद वो इन्फिनिटी पर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है उसको एनर्जी कितनी मिल रही है। तो यही पॉस्टुलेट था, व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए या एनर्जी मिलने लगे तो इट जम्प्स टू एनी हायर लेवल, वो किसी भी हायर लेवल में जा सकता है। वो ये बात किस बात पर डिपेंड करती है कि उसको कितनी एनर्जी मिल रही है। यानी वो यहाँ था, अगर उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि वो यहाँ जंप कर सकता है तो वो यहीं रिवॉल्व होगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको और एनर्जी मिल जाए कि वो इस शेल वाली, इस शेल में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, उतनी मिल जाए तो ये थर्ड में जंप कर जाएगा। लेकिन अगर उसके पास इतनी एनर्जी मिल रही है कि इन दोनों के बीच की एनर्जी मिल रही है, इतनी तो है, और यहाँ पहुँचने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही, तो इतनी एनर्जी मिल रही है तो वो जंप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट नहीं है, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फॉलो नहीं हो रहा है। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम यहाँ फॉलो हो रहा है, तो जब तक इसको पास यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, ये जंप नहीं करेगा। ये भी एक फिनोमिना है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। और अगर हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और वो वापस, जब वो अपनी एनर्जी को लूज़ करता है तो अपनी ग्राउंड स्टेट में भी आता है, वापस भी आता है, यानी एक्साइटेड स्टेट से वो वापस नॉर्मल स्टेट में आता है। चलिए एक कॉम्पिटिटिव की बात बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाता है। वो ओनली 10 टू की पावर नियर अबाउट 10 टू की पावर -8 सेकेंड तक ही स्टे करता है, उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना ही होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक पॉस्टुलेट आपका ये भी कवर हो जाता है। होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो ये पॉस्टुलेट भी आपका कवर हो जाता है। अब हम इस पॉस्टुलेट के बाद देखेंगे कि कौन कौन से फार्मूलाज हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पर जनरली आपको अब फार्मूला, यानी हम फार्मूला को देखिए, फार्मूला को फाइंड करने के लिए तो कैलकुलेशंस चाहिए, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस की नीड नहीं होती है, तो हम लोग फार्मूलाज को डेरिवेट करके नहीं लाएंगे। रीज़न, क्योंकि हमें नीड ही नहीं है डेरिवेट करने की, हमें तो सीधा सीधा सा फार्मूला चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर चाहिए। तो हम डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे और उसमें वैल्यू कैसे पुट की जाती है वो देखेंगे। तो यहाँ हम जो फार्मूला देखने वाले हैं वो कौन कौन से फार्मूला होंगे, तो हम करेंगे कैलकुलेशन फार्मूला फॉर एटम्स। अब कैलकुलेशन फार्मूला फॉर एटम्स, पहला फार्मूला कौन सा होगा, रेडियस ऑफ एटम इन nth शेल।
इन nth शेल, यानी nth शेल का मतलब है हमें नहीं पता कौन सी शेल के लिए, एक कॉमन फार्मूला निकालेंगे जो सारी शेल्स पर एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे शेल का नंबर रखते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूला आता जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम इन nth शेल। फिर हम बात करेंगे वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एटम, स्पीड ऑफ एटम इन nth शेल। उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन nth शेल। उसके बाद हम फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम इन nth शेल। और उसके बाद लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी के साथ, टोटल एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन किस शेल में रिवॉल्व होता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबके फार्मूला के साथ। तो आप पहले इतना देख लीजिए, इस पोस्टुलेट को मेंशन कर लीजिए और मैं इसको रब करके फिर सारे फार्मूलाज यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने ये सारा कुछ देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फार्मूलाज की। तो मैं यहाँ पर फार्मूलाज को भी लिख रहा हूँ, सारे फार्मूलाज को। पहला फार्मूला हमारा रेडियस के लिए होगा, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास किसके लिए होगा, तो सारी बातें करेंगे अभी, रेडियस से रिलेटेड फार्मूला भी करेंगे। तो क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम इन nth शेल, यानी nth शेल का मतलब है हमें नहीं पता, हम एक कॉमन शेल के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉमन शेल के लिए जब हम फार्मूला निकालते हैं तो रेडियस इज इक्वल टू होता है R0 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, R0 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रेडियस ऑफ एटम इन nth शेल। यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। अब अगर वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ कौन सी शेल में रिवॉल्व होता है, तो उसके लिए फाइनलाइज फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, तो वो होता है Vn, इसी तरीके से Rn, n फॉर nth शेल, Vn इज इक्वल टू V0 Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अभी मैं सारी बातें बताने वाला हूँ कि ये जो R0 क्या है, V0 क्या है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सारी बातें अभी मैं बताऊँगा। तो थर्ड फार्मूला की मैं बात करूँगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तीनों फार्मूलाज मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिए, ठीक है। अब वन बाय वन मैं R0 की वैल्यू को बताता हूँ पहले। तो R0 यहाँ पर क्या होता है, रेडियस कांस्टेंट, R0 यहाँ पर क्या है, रेडियस कांस्टेंट। क्लियर होती है बात, R0 यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस R0 कांस्टेंट यानी रेडियस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। अच्छा, वैसे मैं ऑलरेडी शायद बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो बॉहर्स मॉडल था इसकी अभी कुछ लिमिटेशंस भी बनेंगी। लेकिन लिमिटेशंस किस बेस पर बनेंगी, तो लिमिटेशंस इस बेस पर बनेगी कि इट वाज, आप नोट बना कर लिख लीजिए, इट वाज ओनली एप्लीकेबल for single electron system. It was only applicable for single electron system. अब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है, ये उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था बॉहर्स मॉडल जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन के पास अगर हम देखें तो केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के अलावा मैं कहूँ और कौन हो सकता है, तो He, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। लेकिन अगर एनी हाउ, वैसे तो हीलियम स्टेबल होता है, नहीं देता है, लेकिन अगर एनी हाउ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये बन जाएगा He+, और He+ का मतलब है अब हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारा कंसेप्ट, ये सारा मॉडल, ये सारे पोस्टुलेट इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर लिथियम हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और 3 के साथ अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन एनी हाउ लूज हो जाएं तो Li2+ पर ये
पॉस्टुलेट एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से Be का एटॉमिक नंबर 4 होता है बेरिलियम का, अगर ये एनी हाउ 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और तब ये सारे पॉस्टुलेट इस पर एप्लीकेबल किए जाएं, तब ये एप्लीकेबल है। तो बोहर्स का मॉडल केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। आपको पता होना चाहिए, कई बार 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेबल नहीं था, बहुत अच्छे से एप्लीकेबल तो केवल हाइड्रोजन पर था, लेकिन इन पर भी एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं यहाँ पर कि हम लोग बात कर रहे थे nth शेल का इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। सपोज़ करते हैं वैसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व हो रहा था, लेकिन एनी हाउ हम कह रहे हैं कि फर्स्ट शेल में जो वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कितनी डिस्टेंस है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेडियस। तो अगर हमें R1 पहली शेल की रेडियस निकालनी है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पहली शेल से कितनी दूरी पर घूमता है, यानी न्यूक्लियस पहली शेल जो है, पहली शेल और न्यूक्लियस में कितनी डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे? R1 इज इक्वल टू 0.53, ठीक है। n स्क्वायर, n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ शेल होती है। अब अगर n नंबर ऑफ शेल होता है तो हम क्या रखेंगे? 1 का स्क्वायर। और z, क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? 1। और z के लिए, हाइड्रोजन के लिए अगर 1 होगा तो क्या होगा? R1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस, अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस से पहली शेल की डिस्टेंस जो होती है, न्यूक्लियस से पहली शेल की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सेकंड रेडियस निकालें, R2 निकालें, तो कितना होगा? तो n की वैल्यू हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि n की अब अगर हम सेकंड शेल के लिए निकाल रहे हैं तो 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है। n इज इक्वल टू, इस बार क्या ले लिया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 4। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 1 21, तो क्या हो जाएगा? 21 और 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो 21.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सॉरी, 2 के बाद इधर से पॉइंट आएगा तो 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो ये सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है, रेडिएट होकर एक्साइट हो गया और सेकंड शेल में रिवॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन के केस में, तो वो कितनी रेडियस, कितनी डिस्टेंस पर है? वो 2.12 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर रिवॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। और हमें पता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ती है। तो इसी तरीके से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करें तो मैं वेलोसिटी के लिए बात कर लेते हैं अभी थोड़ी सी। इसको रिमूव कर दूँ, चलिए आप इसको देख लीजिए पहले, फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एक बार इसको देख लीजिए, मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर। तो वेलोसिटी की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वेलोसिटी के केस में मैं कहता हूँ कि जो v0 है, ये क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे कांस्टेंट को कंबाइंड फॉर्म में रखने पर आता है, जिसकी हमें नीड नहीं है एक्सप्लेन करने की, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो v0 जो है वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी v0 ये कांस्टेंट है तो इसकी भी कोई वैल्यू होगी। तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व हो रहा है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट शेल में देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, तो v0 की वैल्यू कितनी रखूँगा यहाँ पर? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z कितना होगा हमारे पास? z होगा 1। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन के लिए काम करें तो 1, और nth शेल फर्स्ट शेल में लिख रहे हैं तो 1, तो ऑलमोस्ट v1 कितना आ जाएगा? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है फर्स्ट शेल में। सेकेंड करेंगे तो क्या होगा? 2 कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। यानी क्या, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन से यानी न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू ये कम आने लगेगी, ठीक है। तो आप सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके पास। अगर हमें ये देखना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 13.6 z² का मतलब
एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर, सपोज करो फर्स्ट शेल में देखना है, नाइट्रोजन है फर्स्ट शेल में देखना है तो 1 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 13.6, यानी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ घूम रहा होता है, उसके पास इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप पहले इसको एक बार देख लो, इसके बाद मैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को भी डिस्कस कर लेता हूँ। देख लीजिए आप इसको एक बार। तो होप आपने ये सारा देख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो हमने कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें हमें करनी है। तो हमें अब बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। जब हम पोटेंशियल एनर्जी का सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख के फाइनल फार्मूला लाते हैं तो हमारे पास आता है -2 × 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी फाइंड किया था और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स यहाँ पर केवल -2 और मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये कहाँ से आ रही हैं वैल्यूज़, तो ये डेरिवेट करके आ रही है, बहुत सारे कांस्टेंट को रखकर ये फिक्स्ड वैल्यूज़ आ रही हैं जिनकी हमें डेरिवेट करने की नीड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने होते हैं, हमको डेरिवेट करने के लिए नहीं आता है एकेडमिक लेवल पर, ठीक है। तो हमें इवन कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी डेरिवेट करने के लिए नहीं आता, कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी हमें यही क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्ट फार्मूलाज। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी अभी हमने देखा ये होता है, और किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है वो हम देख सकते हैं। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी है तो इस फार्मूले से आ सकती है। अब जब ये दोनों आ जाती हैं तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी, अब आप ये बताइए कि टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी का मतलब है कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये टोटल एनर्जी कैसे आएगी, सम कर दो आप पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का, जब आप इन दोनों एनर्जीज़ का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास टोटल एनर्जी। उसको मैं फिलहाल TE लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू PE + KE हो जाना चाहिए, होगा या नहीं। तो अभी मैंने देखा, आपको दिखाया कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये तो मैं यहाँ पुट कर दूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2 × 13.6 Z² होगा या नहीं। प्लस अब हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो मैं लिख देता हूँ 13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब अगर ये सारी वैल्यू को हम इसे सॉल्व करते हैं तो सीधी सी बात है, ये -2 है और ये +1 है, तो बचेगा क्या, -1। तो इसका मतलब क्या बचेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 Z² ठीक है। और ये टोटल एनर्जी किस में है, nth शेल में। टोटल एनर्जी इन nth शेल में टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतनी आती है। बात होती है क्लियर। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई न्यूक्लियस है और उसकी फर्स्ट शेल है, फिर सेकंड शेल है, फिर थर्ड शेल है, फिर फोर्थ शेल है, फिर फिफ्थ शेल है, सो ऑन, आगे जितनी भी शेल है, वो फर्स्ट शेल में फाइनल कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। सेकंड शेल में कितनी एनर्जी के साथ यूज़ घूम रहा है, तो हम इस फॉर्मूले को ही यूज़ करेंगे। यहाँ शेल के नंबर चेंज करते जाएंगे, और हाइड्रोजन के लिए काम हो रहा है तो Z तो 1 होना ही है। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हम लोगों को इन सारे कंटेंट की। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। T1 के लिए हम बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी को एनर्जी भी बोल सकते हैं, फिलहाल नॉर्मल एनर्जी E1 या nth शेल के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है, -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब सपोज करो मैं कहता हूँ कि यहाँ जो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पहली शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो बताइए इसके पास फाइनल सारी एनर्जीज का सम कितना है, तो टोटल एनर्जी एक्चुअल में कितनी है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, तो देखिए -13.6 Z² का मतलब क्या है, Z हाइड्रोजन के लिए काम कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, नाइट्रोजन N क्या है, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ सॉरी, शेल नंबर, और शेल का मतलब है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रिवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 से 1 कुछ 1 तो 1 ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी आएगी 13.6, यानी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में
कितनी एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है? माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड शेल में चेक करते हैं, चलिए करते हैं। अगर मुझे सेकंड शेल की एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा? E2 इज इक्वल टू होगा माइनस के 13.6, Z तो 1 ही रहने वाला है, 1 का स्क्वायर, और 2 n की जगह इस बार मैं क्या रखूंगा? 2 का स्क्वायर। अब जब E2 इज इक्वल टू आप करोगे तो माइनस 13.6 इंटू 1/4 होगा या नहीं होगा? और 1/4 जब आप करते हो तो E2 इज इक्वल टू माइनस के 13.6, 1/4 का मतलब है 0.25, होगा या नहीं होगा? जब ये 0.25 होगा तो आप E2 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आता है माइनस के 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 से हम सेकंड शेल की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो कहाँ जंप कर गए? हम जंप कर गए 3.4 की ओर। तो चलिए इसकी एनर्जी कितनी हो गई? माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी? सेकंड शेल की। ठीक है, ये क्या था? E1 और ये क्या है? E2। यानी सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी के साथ घूमता है। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेज़ी से घूम रहा है या सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेज़ी से घूम रहा है? बताइए आप। ये वैल्यू ज़्यादा है, माइनस के 13.6 ज़्यादा है या माइनस के 3.4 ज़्यादा है? बताइए आप। तो सीधी सी बात है, माइनस में छोटी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब माइनस के 3.4 वैल्यू बड़ी है किससे? माइनस के 13.6 से। इसका मतलब कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। यहाँ कम एनर्जी के साथ घूम रहा था, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में घूमेगा तो ज़्यादा एनर्जी के साथ घूमेगा। क्या थर्ड में और ज़्यादा एनर्जी होगी? तो चलिए चेक करते हैं। थर्ड में ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? तो हमारे पास फॉर्मूला है nth शेल के लिए माइनस के 13.6 Z² n²। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? तो थर्ड शेल की एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो E3 लिख दिया। E3 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस के 13.6 इंटू Z², 1 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n मीन्स नंबर ऑफ शेल, और थर्ड शेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो n इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 9, यानी माइनस के 13.6 इंटू 1/9 होगा। जब आप इसको सॉल्व करके लाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1.5। आपको थोड़ी सी याद भी होनी चाहिए, ठीक है? तो थर्ड शेल की एनर्जी आएगी आपके पास माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स देखिए एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ काफ़ी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट हाफ बढ़ गई। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं न्यूक्लियस से वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, ये कंक्लूजन है। इसी तरीके से अगर सपोज करो फोर्थ शेल के लिए हमें करना हो तो क्या होगा? माइनस के 13.6 इंटू Z²/n²। अब n कितना लेंगे इस बार? 4, तो क्या होगा? माइनस के 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा माइनस के 13.6 इंटू 1/16। और जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करके लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस के 13.6 इंटू अपॉन 1/16 इज इक्वल टू 0.85। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए ये वैल्यू आती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जितनी न्यूक्लियस से दूर होता है, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द एनर्जी। आप क्या कंक्लूजन पर हम पहुँचे? तो हम कह सकते हैं ग्रेटर, एक आप नोट बना के लिख लीजिए, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन from the nucleus greater will be the energy। यानी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और वैसे वैसे अगर हम रेडियस निकालते तो वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती जाती है। और रेडियस के लिए देखिए जिस तरीके से एनर्जी का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले यहाँ कम था, यहाँ और ज़्यादा हुआ, यहाँ उससे भी ज़्यादा हुआ, यहाँ उससे भी ज़्यादा हुआ। इसी तरीके से अगर हम रेडियस निकालते, अभी फॉर्मूला दिया था ना मैंने रेडियस के लिए, nth इज इक्वल टू r0, ठीक है, और n²/z², ये जो फार्मूला था इसकी हेल्प से अगर हम रेडियस निकालते तो रेडियस में क्या होता कि रेडियस भी ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में आती। मीन्स आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से जाएंगे दूर जाएंगे शेल की डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, और फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है। मैं आपको ये और बात बता दूं, चलिए आपने होप सब कुछ देख लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ये फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है,
यानी न्यूक्लियस अगर ये है तो फर्स्ट शेल अगर यहाँ है, यानी ये रेडियस ये आई है, तो सेकंड रेडियस इतनी नहीं, इसके दुगनी नहीं, इससे भी दुगनी से भी ज़्यादा आती है, यानी सेकंड लगभग यहाँ होता है। और इसी तरीके थर्ड इतनी नहीं, इससे दुगनी से भी ज़्यादा आती है, तो थर्ड शेल यहाँ होती है। मतलब मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ। इसी तरीके फोर्थ और डिस्टेंस पे बढ़ जाती है, तो फोर्थ शेल लगभग यहाँ होती है। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस का गैप है, रेडियस का गैप है, ये भी रेगुलरली इंक्रीज़ होता जाता है। तो इस तरीके से बोहर्स ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि कैसे रदरफोर्ड मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वो रिमूव कर दी। और अभी हम आगे पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। अभी मैंने बताया था ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। हमने देखा था कि रदरफोर्ड की ये लिमिटेशंस तो ये थी कि वो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और सेकंड लिमिटेशंस थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो अभी की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो दूसरी लिमिटेशंस थी उसको कैसे बोहर्स ने रिमूव किया और उसके बारे में क्या बताया, कैसे कैसे स्पेक्ट्रा बनते हैं और स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उस सारी बातों को यानी रदरफोर्ड की लिमिटेशन को कैसे रिमूव किया, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी रखते हैं यहीं तक, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।